नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान जल्द हो सकता है। इससे पहले यूपी में सियासी समीकरण बनने और बिगड़ने शुरू हो गए हैं। हाँ ना करते करते सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया तो सपा से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को नई पार्टी का ऐलान कर दिया। अब मौर्य यूपी में अपनी ताकत दिखाएंगे। वहीं मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी विपक्षी गठबंधन से अलग ताल ठोक रही है। यानी यूपी में एनडीए से मुकाबले के लिए विपक्ष अलग अलग गुटों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपस में बटा हुआ विपक्ष किस तरह से बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को टक्कर देगा, ये एक बड़ा सवाल है। रिपोर्ट देखिए। अब यूपी की त्रिकोणीय लड़ाई में नया कोण आ गया है। गुरुवार को स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में अपनी पार्टी के पुनर्गठन का ऐलान कर दिया। इस पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी रखा गया है। मौर्य ने खुद के साथ कथित भेदभाव और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी थी और साथ ही एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में मौर्य के अलग चुनाव लड़ने से यूपी के चुनावी समीकरण में नए एंगल जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश में यादव और कुर्मियों के बाद ओबीसी में तीसरा सबसे बड़ा जाति समूह मौर्य समाज का है। यूपी में करीब 7% मौर्य कुशवाहा की आबादी है, लेकिन करीब 15 जिलों में 15% के करीब है, जो लोकसभा चुनाव में विपक्ष के समीकरण को बिगाड़ भी सकता है। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर कभी हाँ कभी ना के लंबे दौर के बाद गठबंधन पर बात बन गई। सपा और कांग्रेस के बीच सीटों का फॉर्मूला तय हो गया। समझौते के मुताबिक कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 63 सीटों पर सपा और अन्य सहयोगी दल चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही तय हो गया कि यूपी में लोकसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। एक कोण एनडीए का है तो दूसरा इंडिया गठबंधन का। वहीं तीसरे पर बीएसपी है, जो किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी का ऐलान कर त्रिकोण में चौथा कोण जोड़ दिया है। लेकिन इस लड़ाई में एनडीए को उन सीटों पर फायदा होने की उम्मीद है जहां खासतौर से मुस्लिम, दलित और पिछड़ों की आबादी है। सपा, कांग्रेस, बसपा और स्वामी प्रसाद मौर्य की राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी में मतदाताओं के बंटने से एनडीए की जीत की संभावना बढ़ सकती है। गौरतलब है कि पिछला 2019 का चुनाव सपा, बसपा और आरएलडी के मिलकर लड़ने पर एनडीए 64 सीटों पर ही जीत सकी थी। वहीं बसपा को 10 और सपा को 5 सीटों पर सफलता मिली थी। कांग्रेस को सिर्फ रायबरेली सीट पर ही सफलता मिली थी। वर्ष 2014 के चुनाव में बसपा और सपा में गठबंधन न होने से एनडीए 73 सीटों पर कामयाब रही थी। चूँकि इस बार सपा कांग्रेस साथ है, इसलिए मुस्लिम मतों का एक तरफा झुकाव उसकी ओर होने से गठबंधन को तो फायदा हो सकता है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के अलग चुनाव लड़ने से इंडिया गठबंधन को मौर्य कुशवाहा वोट बैंक का नुकसान भी हो सकता है। वहीं बसपा के लिए सिर्फ दलित वोट के दम पर किसी भी सीट पर जीत सुनिश्चित करना मुश्किल दिख रहा है। वैसे भी तमाम योजनाओं के दम पर बीजेपी पहले ही दलितों में काफी हद तक सेंध लगा चुकी है। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के लिए यूपी में सपा और कांग्रेस के गठबंधन के सामने बसपा के प्रत्याशी बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती की पकड़ दलित वोटों के साथ ही मुस्लिम वोटरों में भी है। इस स्थिति में बसपा के प्रत्याशी 80 सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 17 सीटों पर तो सीधे चोट पहुंचाने की स्थिति में आ सकती है। इससे इतर कई सीटों पर जहां कम मार्जिन से जीत हार तय होती है, वहां भी बसपा का काडर वोट बैंक जीत की हवा को सपा कांग्रेस गठबंधन के विपरीत दिशा में मोड़ सकता है। साफ है कि
विपक्ष का वोट सपा कांग्रेस गठबंधन बीएसपी और मौर्य की पार्टी के बीच बंटने वाला है। कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। अगर यूपी में सभी बड़े विपक्षी दल साथ नहीं आते हैं तो वोटों के बंटवारे से नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। बसपा सुप्रीमो मायावती का प्रभाव यूपी में कम हुआ है, लेकिन इसके बावजूद दलित वोट बैंक के एक बड़े हिस्से पर उनका दबदबा कायम है। अब मौर्य कुशवाहा वोट लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य भी अलग चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे में विपक्ष के बिखराव का फायदा एनडीए उठा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। और चलिए इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अनीता अग्रवाल जी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनीता जी आपका। प्रखर सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्रखर जी आपका बहुत स्वागत है। अजीत यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है। और कुमार श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। कुमार श्रीकांत जी आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत अजीत यादव जी आपके साथ ही करते हैं। आपकी पार्टी से हाल ही में निकले स्वामी प्रसाद मौर्य, आप पीडीए की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आप पीडीए का उत्पीड़न कर रहे हैं। आप पीडीए को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पीडीए में सबसे ज्यादा अगर किसी को ठगा है पीडीए को तो वो समाजवादी पार्टी अलग ही अपनी नीति के साथ चल रही है। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि स्वामी प्रसाद के निकलने और एक नई पार्टी का गठन करने के साथ ही क्या नहीं लगता कि एक बड़ा झटका है एनडीए गठबंधन को? हेलो जी हेलो जी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही। लोकसभा के चुनाव में अब तक हम लोगों ने जो टिकट दिया है उसको स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपना जो चश्मा लगाए हैं उसको हटा करके देखें कि किन किन लोगों को कितना परसेंटेज टिकट दिया गया है। हम लोग पीडीए के फार्मूला पे टिकट देने का काम कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी जो है सभी समुदाय का सम्मान करती है, सभी वर्ग का सम्मान करती है। समाजवादी पार्टी अपने पीडीए के फार्मूले पर चुनाव मैदान में और इंडिया गठबंधन के अलायंस के तहत चुनाव मैदान में जा रही है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी, अब तक आप ही लोग कहते थे, सब लोग कहते थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी के विचारधारा और विचारधारा से विपरीत होकर के बयान देते हैं और समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलते रहते हैं, समाजवादी पार्टी का नुकसान करते रहते हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी स्वतंत्र हैं, वो अपनी नई पार्टी बना करके नुकसान करने की स्थिति में तो अभी भी है। नहीं लग रहा है कि आपको नुकसान करेंगे? आप भी पीडीए की बात कर रहे हैं, वो भी पीडीए की बात कर रहे हैं। आप भी पिछड़ा अल्पसंख्यक और दलित वर्ग की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में कुछ नहीं है, इनकी बातें नहीं करती समाजवादी पार्टी, अपनी अलग ही रीति और नीति के साथ चलती है। हम बात करेंगे पीडीए की। स्वामी प्रसाद मौर्य जी अगर पीडीए से इतने, वो हमारे समाजवादी पार्टी से अगर इतनी दिक्कत है, हाँ। आज ही पार्टी बनाने के बाद उन्होंने बयान किया कि इंडिया गठबंधन में हम कांग्रेस के अध्यक्ष जी से बात करेंगे, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे, हम इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी से समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान नहीं है, इसलिए कि आप सब लोग जानते हैं कि समीकरण के तहत उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में अब चुनाव हो रहा है और जाति समीकरण पर अगर देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य, मौर्य जो है समाज, ये वोट जो है किनको देता है। हमारे पास भी कुछ जैसे समीकरण में हम मौर्य समाज को टिकट देते हैं, शाक्य को टिकट देते हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो कंडीशनल वोट हमको मिलता है समाजवादी पार्टी में। लेकिन समाजवादी पार्टी को ये जो है पीडीए का अगर नई पार्टी बना रहे हैं उसके लिए बधाई है। समाजवादी पार्टी का बना नहीं रहे, बना दी है, बना दी है सर, बना दी है पार्टी, तो नहीं बना दी है। उसके लिए उनको बधाई है, बना लिए है पार्टी, ठीक है, और उनकी पार्टी ठीक है। लेकिन प्रखर जी, मैं प्रखर जी का रुख कर लेती हूँ, ठीक है ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। लेकिन यादव और कुर्मी के बाद अगर ओबीसी का के अंदर अगर तीसरा सबसे बड़ा जाति है, तीसरी सबसे बड़ी जाति है तो वो है मौर्य समाज। ऐसे में अगर इंडी गठबंधन में नहीं है
स्वामी प्रसाद मौर्य अलग पार्टी बना रहे, तो कहां से एकजुटता की बात आप लोग कर रहे हैं? कैसे विपक्ष एकजुट होगा सर? यहाँ पे तो वोटों का नहीं लगता बंटवारा हो जाएगा और नुकसान फिर आप लोगों को ही होगा। नेहा जी, पहले जी तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग इंडिया को इंडी बोले समझ में आता है, आप तो कम से कम इंडिया बोलिए। चलिए हम भी इंडिया बोल लेंगे, कोई बात नहीं। जी जी, इंडिया गठबंधन। दूसरी चीज, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की आपने बात कही। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पिछली बार जो चुनाव लड़ा 2022 में, आपके सामने रिजल्ट है, तो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, सामने रिजल्ट है आपके। तीसरी चीज, जो भी व्यक्ति इस देश में बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ है, वो सब इंडिया गठबंधन में। आप देख रहे हैं किसानों के साथ क्या कर रही है भ्रष्टाचारी सरकार। किसानों को आप प्रोटेक्ट नहीं करने दे रहे, आप उनके ऊपर आपकी लोगों की पार्टी से निकले हुए, समाजवादी पार्टी से निकल के गए ना स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं तो उनकी बात कर रही हूँ। तो एक तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो ओबीसी में सबसे बड़ी जाति है मौर्य, तीसरे नंबर की। अरे रेशु जी, किसी ने पार्टी बनाई तो वो पार्टी के क्या नीतियां हैं? अच्छा, जातिगत जनगणना पर उनसे पूछ लीजिए, आप उनके प्रवक्ता या स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बुलाइएगा, पूछिएगा जातिगत जनगणना में क्या होना चाहिए। दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी सब पूछते थे इंडिया गठबंधन कब होगा, कैसे होगा, तो इंडिया गठबंधन भी कर दिया। उसके बाद सीट शेयरिंग भी हमने बता दी, अभी बिहार में होने वाला है, महाराष्ट्र में भी होने वाला, हर जगह होने वाला है। मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बताए कि अपने गठबंधन दल में किसको कितनी सीटें देने वाली है, क्या करने वाली है। अरे आपने किसानों के नाम, आपने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के नेता जाने जाते थे, उनसे आपने क्या सीखा? आप एक तरफ किसानों के साथ क्या कर रहे हैं और आप किसान की बात करते हैं। आपने स्वामीनाथन जी को दिया, उनकी रिपोर्ट ही पढ़ लेते, उनकी बात कर लेते। किसानों के ऊपर आप अत्याचार कर रहे हैं, किसान की एमएसपी नहीं दे रहे, किसानों के ऊपर आप प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे, किसानों को इनके नेता आकर के तथाकथित किसान बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अलग ट्रैक पे लेके जा रहे हैं आप डिबेट को, अलग ट्रैक पे मत लेके जाइए ना। यूपी पे रहिए, आपको बता दिया, उन मुद्दों पे रहिए जिस जातिगत समीकरण की आज हम बात कर रहे हैं। अनीता अग्रवाल जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। अनीता जी, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलेगा? क्योंकि ये तो विपक्षीय एकजुटता की बात की जा रही थी, कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन एकजुटता के साथ लड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद बीएसपी अलग चले गई, आरएलडी आपके खेमे में आ गई, और अब स्वामी प्रसाद मौर्य का अलग पार्टी का गठन करना और पूरी तरह से समाजवादी पार्टी को कोसना, ये क्या बताता है, ये क्या जताता है, और क्या सीधे तौर पर इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? नेहा जी, देखिए ऐसा है, गठबंधन पहली बार नहीं हुआ है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का पहले भी गठबंधन हो चुका है, पहले भी राहुल बाबा जो है साइकिल पर सवार हो चुके हैं और ये अपना नतीजा दे चुके हैं। और जहाँ तक सपा और बसपा, वो भी इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ चुके हैं। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को जनता पर भरोसा, जनता को भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है। इसलिए हमको पूरी तरीके से यकीन है कि जनता जो है वो समझदार है, वो जानती है, देखती है कि ये लोग जो है आपस में जो गठबंधन कर रहे हैं, वो गठबंधन किस वजह से कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, जनता के फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जनता इसमें तो समझती है, ये अपना बेनिफिट देख रहे हैं कि हमको क्या बेनिफिट। इनका मोटो केवल एक है कि बीजेपी हराओ, मोदी हराओ, बस। इनका ये मोदी नहीं कि हम जनता के लिए क्या करेंगे, जनता के साथ क्या मुद्दे हैं, जनता कैसे, उनसे कोई लेना देना नहीं है। अपना बेनिफिट कैसे हो, उस चीज के लिए गठबंधन है। उसी चक्कर में ही तो अपने अलग आपकी पाले में भी रह चुके हैं, आपकी पार्टी में भी रह चुके हैं, और क्या लगता है कि एनडीए गठबंधन में उन्हें शामिल होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी स्वागत करेगी क्या एनडीए में उनका? देखिए, हमने क्या कहा, सब अपना अपना फायदा देख रहे थे। सांसद मौर्य हो, चाहे आपके कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश जी हो, ये सब अपना बेनिफिट देखे। हमको इससे क्या बेनिफिट, ये जनता का हित नहीं देख रहा है। जनता अच्छी समझ रही है कौन किसका हित कर रहा है, कौन किसका हित नहीं कर रहा है। और हमारी योजनाएं सबका साथ, आप नहीं देखते हैं क्या? ना, हम तो सबका साथ, सबका विकास, ना भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे जाती है, वो सबको साथ लेके चल रही है। उसकी जितनी भी योजनाएं हैं वो हर जाति, हर बिरादरी में नीचे तबके तक पहुंच रही है। वो किसी एक जाति को बढ़ावा नहीं दे रही है, ना किसी एक को आगे कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जनता पार्टी, लोकतांत्रिक पार्टी, लोकतंत्र इसमें दिखता है। बाकी सब एक परिवार को लेकर चल रहे हैं, एक अपने को लेकर करेंगे। बताइए। देखिए, हमने कहा हम सबका साथ, सबके विकास में, सबके विश्वास में बात करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर आना चाहे एनडीए में, स्वागत भारतीय जनता पार्टी मैंने क्या कहा,
भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेकर चल रही है और सबके साथ सबके विकास में अगर उनको लगता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। स्वागत की कोई बात नहीं, तो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। ठीक है, और हम सबको साथ लेके सामने जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का अलग होना, अलग पार्टी का गठन करना, कहाँ नफा नुकसान देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे जहां तक लगता है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य अलग होते हैं समाजवादी पार्टी से और इंडी गठबंधन से, तो कहीं ना कहीं ये गठबंधन के फायदे के लिए ही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को पिछले कुछ दिनों में जितना डेंट किया है, तो समाजवादी पार्टी को छवि हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी और राम विरोधी बनाने की कोशिश की गई है। मुझे लगता है कि उससे उड़ाने का काम अखिलेश यादव ने किया है, लेकिन मुझे लगता है काम अखिलेश यादव को बहुत पहले कर देना चाहिए था और बहुत देर से जागे, बहरहाल जागे तो सही। दूसरी चीज ये है कि अगर आप मौर्य समाज का बात करें और आप कहें स्वामी प्रसाद मौर्य, देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी ये हैसियत थी कि वो अपनी एक सीट बिना समाजवादी की सहायता की जीत सके, ना उनकी पुत्री जीत सकती है ना वो जीत सकते हैं। और दूसरी चीज ये है, आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में खासतौर से कोई भी जनजाति समूह हो या फिर कोई भी इस तरीके से देखा जाए कि कोई भी कास्ट कॉम्बिनेशन जो है वो हमेशा उसके साथ जाती है तो विनिंग फैक्टर के साथ मजबूत करता है। और खासतौर से मौर्य अगर वोटों की बात करें तो बीजेपी, लेकिन श्रीकांत जी देखिए, इससे इनकार किया जा सकता है, श्रीकांत जी इससे इनकार किया जा सकता है कि जो हिंदी बेल्ट है वहां पर उन राज्यों में जातिगत समीकरण बहुत अहम होते हैं। खासतौर पर यूपी बिहार की हम बात करें, यूपी की अगर हम बात करें तो यहां पर 1 दर्जन लोकसभा सीटों पर मौर्य समुदाय का वोट 2 लाख से 3.5 लाख है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि जातिगत समीकरण अपने आप में बहुत अहम होते हैं और अगर खास एक जाति के लिए एक पार्टी है तो जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है कि उसको लोग पसंद करते हैं, अपने समाज के, उनकी जाति के लोग। तो ऐसे में क्या नहीं लगता कि ये जो समीकरण बैठता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भले ही फायदा किसी को पहुंचाए या ना पहुंचाए, लेकिन डेंट जरूर दे सकता है। ये डेंट दे सकता है और ये डेंट देगा इंडी गठबंधन को, इसको कोई दो राय नहीं है। देखिए, तो इंडी गठबंधन बनेगा, उसको कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य उसे खपाने की कोशिश करेंगे जो सीधे तौर पर इंडी गठबंधन को जाता था। लेकिन मेरा ये मानना है, जहां तक उत्तर प्रदेश की राजनीति आप देखिए, अब हर एक जाति हमेशा उसको वोट देना चाहती है जब वो सत्ता के साथ लगकर रखना चाहती है और हमेशा उनको वो भरपूर मात्रा में वोट देती है जो व्यक्ति जीत रहा होता है, जो उनका संगठन में उनका नाम देने वाला हो, जाति से जुड़ी हुई चीजें करने वाला हो। और 2014, 2019, 2017 और 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपने देखा भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कास्ट के बैरियर को तोड़ रही है लगातार। और ये केवल ना केवल उत्तर प्रदेश में हो रहा बल्कि अलग अलग राज्यों में भी हो रहा है। अब आप ये नहीं कह सकते कि कोई कास्ट राजनीतिक पार्टी की बात की बपाकी है और वो तरीके से उसकी वोट होगी। आप देखिए, बहुत मायावती के साथ जो लगा रहता था वो दिख रहा है। और यादव, खास समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र हैं, 2019 और 2014 का डाटा निकाल लीजिए आप लोकसभा चुनाव का, जो एक मुश्त वोट अखिलेश यादव के पास जाता था वो बहुत बड़ी मात्रा में 19 में उसका 30% तक कटकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करते, क्योंकि वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ओबीसी कोटे से आते हैं और ओबीसी कोटे से आते हैं। तो विधानसभा चुनाव में भले वो जातिगत समीकरण कहीं ना कहीं फेल हुआ। ठीक है, मैं आती हूँ। अजीत यादव जी, जिस बात का जिक्र अभी देखिए कुमार श्रीकांत जी भी कर रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य का अलग पार्टी बनाना भले ही किसी को फायदा दे या ना दे, लेकिन आप लोगों को डेंट जरूर दे सकता है अगर वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होते हैं। लगता है कि नुकसान होगा? समाजवादी पार्टी का कहीं से भी -1% नुकसान नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य जी के समाजवादी पार्टी से जाने के बाद, और इंडिया गठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, जब घर में नई नई दुल्हन आती है तो रोटी बेलती है ना तो ज्यादा चूड़ी खनकती है। वही स्थिति स्वामी प्रसाद मौर्य जी का होने वाला है। अभी वो जितना बोलेंगे, अपने समाज का वोट जितना जोड़ेंगे,
उससे इंडिया गठबंधन का फायदा होगा। नुकसान लेकिन जो है कैसे होगा बताइए ना, समझाइए गठबंधन थोड़ा को। सा फायदा कैसे होगा, हमें भी थोड़ा समझा दीजिए भाई कैसे फायदा होगा। देखिए, कंडीशनल वोट मौर्य समाज जो है समाजवादी पार्टी को देता है, जहां पे कैंडिडेट अगर मौर्य साम्राज्य मौर्य समाज देता के होगा ना, और पहले देता होगा, लेकिन जब मौर्य की एक पार्टी आ जाएगी तो क्या नहीं लगता कि वो वोट बढ़ जाएगा? तो वो वोट कटेगा तो भाजपा का वोट कटेगा, वोट कटेगा तो बसपा का तब जो है वोट काटेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी में पिछले चुनाव का हमारा अनुभव है, वो ये अनुभव बताता है कि अगर वो इतने मजबूत नेता थे तो चुनाव लड़े, अपने समाज का वोट नहीं पाए, वहां से मौर्य समाज का ही चुनाव जीत गया जहां से वो चुनाव लड़े थे। मौर्य समाज का ही जीता ना वहां पे चुनाव। अगर मौर्य समाज में उनकी इतनी पकड़ थी तो वहां से चुनाव मौर्य समाज का ही कैंडिडेट भाजपा से लड़ रहा था। तो जब आपने पार्टी में शामिल किया था तब तो कहा था कि अब पार्टी और मजबूत होगी स्वामी प्रसाद मौर्य जाने के बाद, अब वो चले गए तो आप कह रहे हैं कि उनका तो कोई जनाधार नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो ये दावा कर रहे हैं कि मेरे आने से समाजवादी पार्टी वोट जो है भाजपा के है। देखिए सरकार सही है ना, समाजवादी पार्टी 2012 में सरकार बीजेपी के साथ ही खड़ा है, बना चुकी है, ये केवल अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं बस। सरकार बना चुके केवल थे एक वर्ष का वोट घटने का पार, इसलिए मैंने गठबंधन भी किया है। आने से समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है। और रही बात भाजपा की, प्रवक्ता कर रही कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो जो दलित और पिछड़े 69,000 शिक्षक भर्ती के छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी मुख्यमंत्री है, वहां पर जाकर के घेराव किए हैं, उनको पीटा जा रहा है गेट पर, दरवाजे पर उनको पीटा जा रहा है लाठियों से। बताएं कि पिछड़ों का सम्मान क्यों करेंगी महिला संगठन। कर रहे हैं, एक सेकंड अनिता जी मैं आ रही हूँ। अजीत जी, आप पीडीए का जिक्र कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछली बार कितनी सीटें आई थी आपकी? अच्छा, विधानसभा में हमारी कितनी सीटें? लोकसभा की पूछ रही हूँ सर। लोकसभा में हमारी 5 सीटें और बहुजन से मिलकर लड़े थे 10 सीटें आई थी। बहुजन समाज पार्टी को छोड़ दीजिए ना, वो तो बीएसपी ले गई। आपकी तो 5 सीटें आई थी ना, वो भी परिवार के लोग बचा पाए थे ना। बहुजन इसके पहले कितने पे थी? 0 पे। वो हमारे गठबंधन की वजह से छोड़िए ना सर, उनके सांसद आपके सांसद हुए क्या? नहीं हुए ना। क्यों छोड़ेंगे? आपके सांसद आपके हुए ना, आप 5 सीटें बचा पाए थे ना। आप ये आरोप लगा रहे थे ना कि देखिए उनका जो वोट है वो हमारे पास नहीं आ पाया, कन्वर्ट नहीं हो पाया। आज फिर आप लोग बीएसपी के पीछे पड़े हुए हैं कि आइए हमारे साथ गठबंधन करिए। सर इतनी जरूरत आप लोगों को क्यों आन पड़ी है? जब आप पीडीए की बात करते हैं, आपको लगता है कि जातिगत आधार पर आपकी मजबूती इतनी ज्यादा है, स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से कोई आपको नुकसान नहीं होगा, कोई आए कोई जाए, पार्टी को कोई नुकसान नहीं होता। अखिलेश यादव जो है वो पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, तो फिर क्यों आप लोगों को जरूरत पड़ती है कि बीएसपी हमारे पास आए, आरएलडी हमारे साथ रहे, क्यों? अरे या तो आप बोल लीजिए या तो हमको जवाब देने सवाल तो पूछूंगी ना सर। नहीं, सवाल इतना लंबा आप कर देती हैं घेर घेर के, उसी का तो जवाब दे रहे हैं। सवाल तो पूछूंगी ना सर। पहली बात, मौर्य समाज के लोग तीसरे नंबर पे नहीं है पीडीए में। हाँ। जो आप बता रही हैं, निषादों की संख्या इनसे अच्छी है, इस पर हम बहस पे नहीं जाना चाहते, लेकिन हम जो समझा रहे हैं उसको समझने की बात आप समझ ही नहीं रही हैं। बात यह है कि मौर्य समाज के लोग इस समय बीजेपी में ज्यादा तादाद में वोट करते हैं, और समाजवादी पार्टी अगर किसी मौर्य समाज मतलब आप ये कह रहे हैं कि ओबीसी जो है अब भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो ठीक है, फिर ओबीसी का अच्छा खासा वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। भाई अब हमारी कोशिश ये थोड़ी खत्म हो जाएगी कि हम पिछड़े को अपने पाले में लाने के लिए छोड़ देंगे। अगर पिछड़ा नहीं समझ रहा है, मौर्य समाज नहीं समझ रहा है, निषाद समाज नहीं, मल्लाह नहीं समझ रहा है, तो हमारे पार्टी के और नेता उनको समझाने का प्रयास करेंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं कहाँ है श्रीकांत जी? हमारा लाभ कहाँ पे है? आपको अच्छे से इसका मालूम है कि वोट बैंक जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है, इसलिए आपको लग रहा है ना कि नुकसान का होगा, आपका नहीं होगा, क्योंकि आप तो एक वर्ष के वोट को बचाने में लगे ना, इसलिए आप दोनों ने गठबंधन किया। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ऐसे नहीं बीच में परेशान ना होइए श्रीकांत जी। मुझे लगता है अजीत जी बात भी सही कह रहे हैं, बेहतर तरीके से अखिलेश यादव ने किया। तो एक तरीके में मौर्य वो बीजेपी के साथ मुस्त खड़ा है। 2022 किए, 19 में 17
यादव को पता है कि अगर ये 7 है का खामियाजा भी उठाना पड़ेगा और इनकी हो सकता है कि लोकसभा का टिकट भी देना पड़ा, तो लगातार ये लोकसभा के टिकट भी कर रहे हैं। अच्छा, सबसे बात यह है कि पार्टी के जो पीडीए की बात, लेकिन जब ये लोग भेजते राज्यसभा में एक व्यक्ति नहीं है, ये कैसा राजनीतिक क्या कहा जाए आवाज कट के आ रही है, उसमें पीडीए का क्या आता है? आप की बात करते हैं, समझाइए, जनता क्या करती है। जी कुमार श्रीकांत जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से आपसे हम संपर्क साधते हैं। लेकिन प्रखर जी देखिए, प्रदेश में मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी समाज के 12 विधायक चुनकर 2022 में विधानसभा में पहुंचे थे। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि देखिए हमें डेंट नहीं होगा, सामने वाली पार्टी को डेंट होगा, या सामने वाली पार्टी को डेंट नहीं होगा हमें डेंट होगा, तो एक दूसरे पर आरोप लगाने से या फिर एक दूसरे पर गेंद फेंकने से पहले क्या नहीं लगता कि इस बात को समझना चाहिए ओबीसी समाज का वोट बैंक कैसे लेना है या कैसे अपने कब्जे में करना है, इस बात पर गहन मंथन की जरूरत है? देखिए, अगर आप मौर्य जी की बात कर रही हैं, 2 मौर्य, एक केशव प्रसाद मौर्य, एक स्वामी प्रसाद मौर्य, दोनों लोग अपनी सीट तक नहीं निकलवा पाए थे, तो आप समझ जाइए उनका प्रभाव कितना है। वो तो समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद जी को एमएलसी बना दी। दूसरी चीज, अब आप कहते हैं कि ये सब वोट बैंक, अरे जातिगत जनगणना हमारा इशू है, जातिगत जनगणना हम कराएंगे। और दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भागती है जातिगत जनगणना से। इनसे जब बात करो तो कहेंगे जाति तो है ही नहीं। जब कहते हैं खाली जाति के नाम पर एक युवा है, एक महिला है, एक किसान है, ये जातियों को कहाँ मानते हैं। और जब जातिगत जनगणना की हम बात करते हैं तो कहते हैं जात है नहीं। उसके बाद प्रधानमंत्री जी अपने आप को खुद ही पिछड़ा बता देते हैं। तो डबल स्टैंडर्ड तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। ऐसा कोई नेता नहीं जिस पर इन्होंने स्वयं भ्रष्टाचार का आरोप लगाया हो और उसको अपनी पार्टी में नहीं, ये बात तो है ना अनिता जी, जिस बात का जिक्र भी प्रखर जी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद अपने आप को ओबीसी बताते हैं और उसके बाद बताते हैं कि जो देश में 4 ही जातियां हैं, वो 4 जातियां भी युवा, गरीब, नेहा जी, महिला, सबसे बड़ी बात किसान, ये बता देते हैं। प्रधानमंत्री पे उंगली उठाई जाती है, प्रधानमंत्री तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। वो तो ये कहते हैं कि हम देखिए हमारे आप शुरू से देखिए नाम से संबोधन होता है कि जैसे प्रखर जी, अजीत जी, हम लोग कभी कास्ट को लेते ही नहीं, हम लोग नाम को ही लेते हैं। कास्टिज्म जो है ये तो इन्होंने जातियों को बांटने शुरू कर दिया। अगर क्योंकि बांटो राज को इनका है, हम लोग का नहीं। हम तो सबका साथ सबका विकास को लेकर चलते हैं, अपनी जनता को लेते हैं, पूरी जनता हमारी है। प्रधानमंत्री की जब उंगलियां उठाती है, कभी क्या सोचते हैं, गरीब है इसको टिकट दे देंगे, ये किसान है इसको टिकट दे देंगे, ये महिला है इसको टिकट दे देंगे, ऐसे करते हैं क्या? या ये देखते हैं, नहीं सुनिए ना थोड़ा तो सुनिए ना अनिता जी, या ये देखते हैं कि इस लोकसभा क्षेत्र में इस वोटर की जो संख्या है ज्यादा है, उसके हिसाब से टिकटों का बंटवारा किया जाता है। किस हिसाब से, क्या पैमाना, क्या मापदंड है, थोड़ा समझा दीजिए हमें भी। अच्छा नया जी, एक मिनट देखिए, आप लोग दूर ना बताइए, आप भी लखनऊ में, हम लखनऊ में बता रहे हैं कि लखनऊ में पहले लालजी टंडन को मिला, क्या वो इसी क्या यहाँ पे टंडन जी का था, क्या अटल बिहारी वाजपेयी को मिला, अटल बिहारी वाजपेयी के पंडितों का ही था, अब राजनाथ सिंह में। ऐसा नहीं है, जाति के आधार पर टिकटें नहीं दी जाती है, ये कहना गलत है। ऐसा थोड़ी है कि मतलब हम लोग सब चेंज करके तो दी गई है ना टिकटें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग क्या है, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एक व्यक्ति को भी नहीं कहती, कमल हमारा चुनाव, हमारे व्यक्ति का नाम ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि कमल हमारा निशान है। हम लोग देखिए युवाओं को देते हैं, महिलाओं को देते हैं। हाँ, मादन दे है कि युवाओं को देते हैं, महिलाओं को देते हैं, गरीब को देते हैं, और जो राजनीतिक रिपोर्ट उनको देते हैं, सबको देते हैं। किस गरीब को टिकट दिया आपने, बता दीजिए थोड़ा सा हमें भी। अरे हम आपके दूर का जाते, वहाँ प्रधानमंत्री क्या थे, पहले आप सोचिए, गरीब नहीं थे क्या?
क्या चाय बेचने वाले नहीं थे? भाई आपने नहीं बात सुनिए अनीता जी, हमको लगता है आप पार्टी के ऑफिस नहीं जाती है। आप इन्हीं को चलिए बना रखे, यहाँ तक कि अल्पसंख्यक में भी आपने पसमंदा आप ऐसी बात कर रहे हो। हमारे यहाँ उन्होंने कहा जाति देखनी तो ये देखो, प्रधानमंत्री का जाति देखनी है तो ये देखो, लेकिन आप जात पात को बांटने की राजनीति करते हैं। जी जी, जिस बात का जिक्र ब्रेक पे जाने से पहले अनीता जी कर रही थी, कह रही देखिए हम तो जात पात पे विश्वास नहीं रखते, हम तो जात पात की बात ही नहीं करते, हम तो बात गरीब, युवा, महिला और किसानों की करते हैं। क्यों जात पात पर देश को बांटने का काम बाकी पार्टियां कर रही है? ये तो पूरा देश देख रहा है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने लिख करके दे दिया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों और दलितों के साथ अन्याय हुआ, अनियमितता हुई, और कितने दिनों से वो आंदोलन कर रहे हैं। गर्मी, ठंडी, बरसात, पत्थर पड़ रहे हैं, ओले पड़ रहे हैं, फिर भी वो सड़कों पर लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट का एक बार सिंगल बेंच से डिसीजन आ गया, डबल बेंच में सरकार उनकी पैरवी नहीं कर रही है। तो ये बताइए कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले लोग ही पिछड़ों का हक मार करके खाएंगे, तो किस तरीके से, किस मुंह से ये कह रहे हैं कि जातिवाद नहीं हो रहा है? अगर जातिवाद की बात करती हैं तो ये सीधे राष्ट्रपति देश की बनाई गई। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमने एक आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया, तो विपक्ष के लोग जो उसका विरोध कर रहे हैं, कहाँ कोई विरोध कर रहा है? दलित राष्ट्रपति इन्होंने बनाया तो कहा हमने दलित राष्ट्रपति बना दिया। अरे भाई ये बताएं, आप लोगों ने विरोध नहीं किया था क्या? क्या आप लोगों ने विरोध नहीं किया था क्या? अरे तो हम लोग विपक्ष में है, तो हम लोग जो बाइडेन का विरोध करने अमेरिका जाएंगे, नहीं अमेरिका जाएंगे, नहीं विपक्ष लड़ेगा नहीं, चुनाव नहीं लड़ेगा, इनको जो है छोड़ देगा। अनीता जी आप अनम्यूट करिए अपने आप को, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, अनम्यूट करिए। हम लोग इस लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो क्या हम ये कह रहे हैं कि जो आदिवासी का कितना विरोध किया, ये कह रहे हैं कि जात की बात नहीं करते। प्रधानमंत्री खुले खुला बोलते हैं कि मैं पिछड़ी जात में पैदा हुआ। प्रियंका जी ने बोल दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार या मोदी की सरकार ऐसे लोग को लाते हैं, सब विरोध करते हैं, क्योंकि आप विपक्षी हो, विपक्षी का काम क्या विरोध करना आपको मालूम है। अगर ये बनारस करना नहीं है, खाली विरोध करने कौन सा तरीका है? कहाँ का तरीका बनाया? और सबसे बड़ी बात ये है आज आप किसानों की बात कर रहे हो, किसान लोग आज, लेकिन कुछ पार्टी के लोग, पार्टी के लोग श्रीकांत जी देखिए, चुनाव से पहले की, ये चुनाव से पहले की बात है। देखिए नहीं ठीक है श्रीकांत जी, ये तो जब बात दलित की आती है और ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति एक महिला दलित को बनाना है, तो विरोध किया जाता है। लेकिन जब बात के पाले के डॉक्टर के आप नारायण राष्ट्रपति बने हैं, कहाँ है? अब जब वोटों की बात आ रही है, देश में नहीं रुक जाइए ना सर, रुक जाइए ना, थोड़ा सा धैर्य रखिए ना। क्या इस देश के मुसलमान जो है राष्ट्रपति नहीं बने हैं? नहीं, थोड़ा धैर्य रखिए सर। लेकिन जब बात वोटों की आती है श्रीकांत जी, जब बात वोटों की आती है तो ये मापदंड दूसरा हो जाता है। तब भी आप विरोध किए थे, अब्दुल कलाम जी का भी इन्होंने विरोध किया, जब उनको दोबारा नाम लिया गया तब भी विरोध किया। ऐसे नहीं ना, ऐसे नहीं, एक एक करके बात रखिए। श्रीकांत जी से सवाल है, सुन लेते। आज यूपीओ को बदल के आपने इंडिया कर दिया है, कंपनी कंपनी का नाम बदल दिया है, कंपनी आपकी पहले वाली कंपनी है, जो कंपनी कंपनी है, लेकिन नामकरण कर दिया आपने। बहुत समझदार है, जनता बहुत समझदार है, इसलिए आप निश्चित रहिए। ऐसे नहीं होता ना कि हम जो है 450 में सिलेंडर, 450 में राजस्थान में सिलेंडर मिलने लगा। जो बात प्रधानमंत्री बोले उसको हवा में जुमलेबाजी बोल दिया जाता है। ठीक है ठीक है ठीक ठीक श्रीकांत जी, हर चीज जुमलेबाजी जुमलेबाजी। अरे कोरोना में आपने डॉक्टरों का विरोध कर दिया, सर अगर मैं आवाज नहीं करवा रही उसका मतलब ये नहीं है ना कि आप लोग बोलते ही रहेंगे। मैं सवाल किसी से पूछ रही हूँ, आप ही लोग बोले जा रहे हैं। सर मौका सबको दीजिए ना। ठीक है श्रीकांत जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही, बताइए। देखिए मुझे लगता है जातिगत जनगणना के बाद कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं, राहुल गांधी एक दिन पहले
एक टीवी पत्रकार को पिटवा दिया, इसी से आता था, और जिसका सर्वे समाजवादी पार्टी नेता बैठे हैं उसका सरनेम था, और उसको पिटवा दिया। तुम्हारा मालिक क्या है, तुम्हारा काम क्या है, किस कारणों से यहाँ आए हो। अब ये समझिए, आप कल्पना की बात करते हैं, जिसमें श्रीकांत भाई की आवाज सही कराइए। नाम के आगे कोई टाइटल था या भगवान श्री के आगे कोई टाइटल था? आप मौर्य को SC/ST और OBC में गिन रहे हैं, तो जो SC/ST OBC वाला था राजवंश की स्थापना कैसे कर? नहीं, श्रीकांत जी आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही। हम नहीं, आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही है? नहीं, बीच बीच में कट कट के आपकी आवाज आ रही है। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ, आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि कर्नाटका में सिद्धिरमैया सरकार जातिगत जनगणना करवा रही है, लेकिन DK कुमार जातिगत जनगणना के विरोध में हाईकोर्ट चले गए हैं, क्योंकि अगर जातिगत जनगणना हो जाती कर्नाटका में, DK शिव कुमार और उनके संप्रदाय के लोगों के हाथ में जो रसूख है वो चला जाएगा। सबसे पहले कर्नाटका में जो सिद्धरमैया सरकार जातिगत जनगणना करवा रही है उस पर काम करना चाहिए। फिर बाकी प्रखर जी, सवाल तो जायज है, जिस बात का जिक्र अभी कुमार श्रीकांत जी कर रहे हैं, तो स्टैंड होगा तो कांग्रेस पार्टी का पूरे देश में एक ही स्टैंड होगा ना। कर्नाटक में ये दोहरा मापदंड क्यों? देखिए, बिहार में कांग्रेस सरकार में थे इससे पहले, और हमने जातिगत जनगणना कराई। इससे पहले आजाद भारत में सबसे पहले जनगणना 2011 में कांग्रेस पार्टी ने कराई। तो रिपोर्ट नहीं आई ना? नहीं, रिपोर्ट क्या, पूरे देश की थी। नहीं, देश की जनगणना थी। हम तो कह रहे हैं वही रिपोर्ट तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी कौन सी जनगणना आपने कराई थी? रिपोर्ट तो आई नहीं ना सामने सर। रिपोर्ट, अरे हम तो कह रहे रिपोर्ट है, पड़ी हुई है रिपोर्ट। कहाँ पड़ी है बताइए ना। अरे सरकार के पास है रिपोर्ट, हमने कराई थी। सरकार के पास रिपोर्ट सरकार 2014 में आई है सर, सरकार 2014 में आई है। आप 2011 की बात कर रहे हैं, 12, 13, 14 तक तो बन गई थी। अरे सुन तो लीजिए, मैं आपको पूरी बता दे रहा हूँ, 2 मिनट सुन लीजिए। 2011 में जनगणना होती है, उसके बाद पूरे देश की जनगणना की, प्रदेश की नहीं जनगणना है। 2-3 साल सारे फैक्टर्स एक एक करके आने में टाइम लगता है, वो पूरी आ चुके हैं। सरकार से हम कह रहे हैं उसी को आप बाहर कर दीजिए। सर, आप ही लोगों की तरफ से तो कहा गया था कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ियां थी। इस देश में आरक्षण देने वाली कांग्रेस की गवर्नमेंट, हमने PSUs बनाए। फिर ऐसी जनगणना का क्या मतलब है सर? फिर तो आप वाहवाही भी लूट रहे हैं, उसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, अरे अब हम गवर्नमेंट में कहाँ है? 2014 में हम चले गए, जब थे तब कौन सा कर दिया अरे आपने? तो आज है ना मैम, ये तो आप सरकार से पूछिए। सरकार से क्या आप लोगों के नेता नहीं कहते थे कि रिपोर्ट में गड़बड़ियां है, इस वजह से हम सार्वजनिक नहीं कर पाए? 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, 3 साल का वक्त था आपके पास, आप रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर पाए। नेहा जी, वो आंकड़े हैं। आप क्या सरकार में हम वापस चले जाए? टाइम में तो जा नहीं सकते। हमको 2014 में सरकार में हम नहीं आ पाए। हम कह रहे वो आंकड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूछ लीजिए, वो आंकड़े तो प्रस्तुत कर दे। हम तो करा चुके ना एक बार, उसी के आंकड़े दे दे, नई की बात छोड़िए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनगणना की कहीं मना नहीं कर रही, लेकिन दोहरा मापदंड है कर्नाटक में देखने के लिए मिल रहा है। जो हमें फिर यहाँ पे जब आप 2011 की बात कर रहे हैं तब आप रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर पाए, तो कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए ना सर? पार्टी अगर OPS की बात करती है तो जो जहाँ पर है वहाँ OPS। राहुल गांधी कहते हैं कि हम आएंगे तो जातिगत आधार पर जनगणना कराएंगे। अगर हमने बोला था, आपको आंकड़ा दे, बिल्कुल सीधे फैक्ट बता दे रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में क्या डिफरेंस? अगर कांग्रेस ने बोला था कि हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे तो हमने दिया। ये 450 रुपए का सिलेंडर अभी राजस्थान में कोट करके आए थे, क्या इन्होंने दे दिया? ठीक है, अनिता जी, किस बात पर डर? किस बात ये तो कह रहे थे कि 2014 में आप लोग आए थे, तो फिर जातिगत आधार पे जो जनगणना हुई थी उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए थी। नेहा जी देखिए, हमने जातीय जनगणना के लिए मना नहीं किया कि उसको करेंगे उसका, लेकिन सबसे प्रोसीजर बड़ा है। ऐसा थोड़ी हमने मना कर दी कि हम नहीं करेंगे, हम करेंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप लोग इतना जातियों को महत्व क्यों दे रहे हैं? आप व्यक्तियों को दीजिए, जनता को दीजिए, जनता के साथ खड़े होइए
और हर जनता सभी को लेके चलिए, खाली जातियों को ले बांट के चलना भैया। हमें अच्छे से मालूम है ये जाति आप लोगों ने इतना कर दी है आज की जनरेशन को परेशानी होती है। नाम होता है महिला आप लोग ऐसा क्यों जहर बोल रहे हैं समाज के अंदर? ये समाज सबका एक जैसे को लेकर चलिए, सबको साथ लेकर चलिए। हम जनगणना कराएंगे, हम जनगणना के लिए मना नहीं किए ना करेंगे, जनगणना होगी। जनगणना के अनीता जी कब अब चुनाव के बाद ही तो होगी। इस बात का डर है कि जातिगत आधार पर फिर जो लोग हैं बढ़ जाएंगे। देखिए फिर वो बात गरीबों की, युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की नहीं होगी, बात होगी ओबीसी वर्ग की, दलित वर्ग की, अल्पसंख्यक वर्ग की, मुस्लिम वर्ग की, उन सब की बात होगी ना। नेहा जी डर कोई नहीं है, लेकिन हमने वो प्रधानमंत्री का कहने का मतलब केवल इतना है कि अगर आपको देखना है तो आप इनका विकास देखिए। अगर महिला बढ़ेगी तो हर बिरादरी की महिला बढ़ेगी, वो बढ़ेगा तो हर बिरादरी का क्यों बढ़ेगा, गरीब बढ़ेगा तो हर बिरादरी का गरीब बढ़ेगा। वो उस बात को कह रहे हैं, लेकिन जनगणना के लिए मना नहीं कर रहे हैं। इसको समझने की कोशिश करिए। तो हाँ भी किया जा रहा है, जिसका अभी तो वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं, हम लोग दिल बड़ा रखते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। लेकिन यहाँ तो ये भी कहा जा रहा है कि चलिए ठीक है, एक लमसम अंदाजे के साथ ही हम बात कर रहे हैं, एक लमसम अंदाजे के साथ ही हम अनीता जी लमसम अंदाजे के साथ ही हम बात कर रहे हैं कि यहाँ 1 दर्जन लोकसभा सीटें ऐसी है जहां पर मौर्य समुदाय का वोट बैंक है और अच्छा खासा वोट बैंक है। 2.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक लोग हैं। अब ऐसे में अगर अजीत जी कह रहे देखिए वो तो भारतीय जनता पार्टी को डेंट देंगे, तो क्या वाकई एक बड़ा नुकसान हो सकता है आप लोगों को? देखिए हमने पहले कहा कि जाति के आधार पर कोई नुकसान ना हुआ है ना होगा। आगे आप देखिए 14 में भी हम जाति बंधन से तोड़ के सरकार बनाए थे। इधर हमें इसमें 19 में भी ऐसे हुआ है। हमारी जातियों को छोड़ के यूपी जातियों के बंधन को तोड़ देंगे आप? जातियों के बंधन को तोड़ के सरकार बनी है। क्या आप सोचते हैं कि एक ही जाति जाति की सरकार भारत सरकार बन गई, यूपी सरकार बन गई? जाति के बंधन को टूट सबके विकास की तो बनी है ना। जाति के आधार पर जाति के बंधनों को तो हमने पहले ही तोड़ दिया। इसकी बानगी 2014 में भी दिखाई दी, 2019 में भी दिखाई दी, 2024 में भी दिखाई देगी। हैट्रिक मारेंगे, दिखाई देगी। अरे कितना हास्यास्पद बात है। अगर जाति बंधनों को तोड़ दिया, अच्छा ये चुप कराएंगी आप? हमने सुना पूरा कर दिए, सुनने की क्षमता भी रखी, झगड़ा करना है। हम कह रहे हैं कि अगर जाति को ये नहीं मानती हैं, ओम प्रकाश राजभर जी को उन्होंने तोड़ के ले लिया, संजय निषाद की पार्टी प्रवीण निषाद को हमने जिताया, उनको तोड़ के ले लिया, जयंत चौधरी जाटों से आते हैं, किसान आंदोलन चल रहा है, उनको तोड़ के ले लिया। तो इस तरीके से ये तोड़ते चले जा रहे हैं जाति आधार पे, जो मजबूत नेता हैं जात के आधार पे। और ये कह रही कि हम जात को मानते ही नहीं है, तो जात को मानते नहीं है तो जातिवाद। अरे भाई ये क्या आना चाहता है तो आए, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। हम तो सबके साथ के लिए बात कर रहे हैं ना, सबका साथ सबका विकास। अगर जो हमारी विचारधारा से जुड़ के आना चाहता है जब तक कोई बीजेपी ज्वाइन नहीं करता तब तक वो जातिवादी होता है, भ्रष्टाचारी होता है। जैसे ही वो वोट लगा है महिला आरक्षण जो आपने पास किया है उसका ये बताइए कि हम तोड़ अरे महिलाओं का बड़ा सारे बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा ना, एक एक करके बात करके ना। अनीता जी 10 सेकंड में अपनी बात को पूरा करिए, सिर्फ 10 सेकंड में। नहीं करती है, इसलिए हम लोग जुड़ते हैं। हम लोग तोड़ते नहीं, तोड़ने का काम आपका है, जोड़ने का काम हमारा है। हम सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेकर चलते हैं, भारतीय जोड़ने का काम करती है। इसलिए जो भी हमारी विचारधारा से जुड़ता है उसको हम लेते हैं, उसका स्वागत करते हैं।
जो जीता छोड़ने का काम आप ही को मुबारक हो, हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। ये कह रहे हैं कि बेईमानी से चुनाव नहीं जीत रहे हैं। हरियाणा के चुनाव को पूरा देश देखा, पूरा विश्व देखा है। ये वैश्विक नेता जो घूमते फिरते हैं, इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, केवल झगड़ा करने आई है। कहाँ लोकतंत्र की हत्या होगी? लोकतंत्र की हत्या नहीं बताइए, हरियाणा में ये कौन सा तरीका है? आप अपने हिसाब से जितना सोच के आए उतना नहीं सुन रहा है ना। जो मुद्दा है उससे आप लोग भटक जाते हैं, डिबेट को डाइवर्ट कर देते हैं। दे रही हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता ना। नहीं, आप उनको छूट देंगे बोलने के, बोल रहे हैं किसी को छूट नहीं दे रही। मैं अनीता जी को भी रोक रही हूँ, मैं आपको भी रोक रही हूँ ना। आप रोक रहे हैं ना अनीता जी रोक रही है, ऐसे नहीं होता ना। प्रखर जी को देखो बोला है, वो एकदम चुप हो गए बिल्कुल। ऐसे थोड़ी ना होता है, शालीनता के साथ डिबेट की जाती है ना। प्रखर जी अक्सर आते हैं, उनको पता है कि किस तरह से डिबेट होती है। ऐसे नहीं होता, हो हल्ला नहीं चाहिए सर। मुद्दे पे डिबेट होती है, तथ्यों के साथ डिबेट होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोलना है, बस बोलना है, हमें सामने वाले की आवाज दबानी है। नहीं करनी सर ऐसे डिबेट। सुनिए, सवाल सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिए ना। मैं कुमार श्रीकांत जी का रुख करती हूँ। कुमार श्रीकांत जी, जो हालात और जो स्थितियां हैं सर, देखिए बात तो ये की जाती है कि हम जातिगत आधार पर ना टिकटों का बंटवारा करते हैं, ना हम जातिगत आधार को इतनी तवज्जो देते हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम तो सिर्फ 4 लोगों को मानते हैं, 4 वर्गों को मानते हैं, उसी आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिर वो गठबंधन जो है उसके अंदर तो तमाम समीकरण साधे गए। इससे पहले जो भारत रत्न दिए गए उसमें भी तमाम समीकरण साधने की कोशिश की गई। तो वो क्या था? कुमार श्रीकांत जी, चलिए आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही उन तक। प्रखर जी, देखिए सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग करते होंगे जातिगत राजनीति, हम लोग ये दलगत राजनीति नहीं करते। देखिए, जब तक भारतीय जनता पार्टी से कोई अलग रहता है तो भ्रष्टाचारी रहता है, तब तक वो जातिवादी रहता है। इनके जितने भी अलायंस पार्टनर हैं वो सब परिवारवादी हो जाते, जो परिवारवादी नहीं होते, मगर कोई और पार्टी हो परिवारवादी है। कौन सा ऐसा अलायंस पार्टनर है जो जाति की राजनीति नहीं करता, जो परिवार की राजनीति करता? मुझे बता दें। मगर वो सब भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। ऐसा कोई नेता नहीं जिसको ये भ्रष्टाचारी नहीं बोलते, उसके बाद इनकी पार्टी में आकर के बड़े पद देते हैं लोग, छोटे पद नहीं देते। अब तो लगता है भारतीय जनता पार्टी में नियम बन गया है कि पहले बड़ा भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगवाओ तभी हम बड़ा पद देंगे, इससे नीचे बड़ा पद नहीं देंगे। आप जातिगत जनगणना की डेट की बात कर रही थी अनीता जी, मैं तो पूछता हूं जो अभी आपने लॉ पारित किया महिला आरक्षण बिल का, उसका ईयर बता दे, कौन से ईयर में वो इंप्लीमेंट हो पाएगा। मैं डिबेट छोड़ दूंगा अगर आप ईयर बता दे मुझे एग्जैक्ट। आप बताएंगी नहीं, क्योंकि आपने ऐसा लॉ पास किया है जिसको आपने ऐसे कर दिया है कि वो कभी डेट में आएगा नहीं। करना होता तो इसी साल में लागू कर देते, मगर नहीं किया आपको, क्योंकि आपको खाली अनीता जी, मैं खास नोट कर लीजिए सर, नोट कर लीजिए सर, नोट कर लीजिए। 2027 में उसी अनीता जी, देखिए जो रख के आती है वो मत बोलिए, आप नोट कर लीजिए हमारे आज की डेट। अनीता जी, अगर 2027 से पहले ही लाना था तो तभी लेके आते ना इस बिल को। अभी लाने का क्या मकसद था? जब इम्प्लीमेंट तब होना है तब अब लाने का क्या मकसद है? अभी क्या दे रहे हैं कि 33% आरक्षण महिलाओं नहीं दे रहे? अनीता जी, 2027 से पहले नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने इसको डिलिमिटेशन से जोड़ दिया है कि उसके भी आगे चुनाव में आएगा। ये लोग झूठ बोलते हैं। डिलिमिटेशन से आपने जोड़ा है, डिलिमिटेशन कब होगा? डिलिमिटेशन होने के बाद, आंकड़े आने के बाद तब वो लागू होगा, वो 2035 के ऊपर जाएगा। ये सब मत बोलिए, स्टडी करके आया करिए। लेकिन इतनी जल्दी बड़ी उन्होंने खाली है कि आरक्षण लागू कर दिया है, अब उसको अपनी पार्टी और आपको तो कोई भाई आप एक काम करिए अनीता जी, कल आप जाइए भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में, वहाँ देखिए कितने मोर्चे बने हैं, लेकिन सर देखिए इन तमाम चीजों के बीच में भले ही आप लोग ये कह लीजिए कि हम जातिगत आधार पर समीकरणों को नहीं देखते हैं, लेकिन सच तो यही है सर कि तमाम समीकरणों को साधा जाता है, उसके बाद ही टिकटों का भी बंटवारा होता है, उसके बाद ही अपने उम्मीदवार उतारे जाते हैं। वक्त की कमी है अजीत जी, मैं वक्त नहीं दे पाऊंगी, माफ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।